नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिकरण के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, व्यक्ति का समाजीकरण किस प्रकार से होता है, इसे जानना एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनेक समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने इस पर विचार किया है और समाजीकरण के सिद्धांतों का उल्लेख किया है। बच्चों, हम मीड के सिद्धांत के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, मीड का सिद्धांत। बच्चों, G.H. मीड ने माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में समाजीकरण का सिद्धांत दिया है। समाजीकरण के सिद्धांत विषयक विचारों में मीड के मत में आत्मचेतना, अंग्रेजी में इसको सेल्फ कॉन्शियसनेस कहा जाता है, स्व अर्थात सेल्फ की संरचना का आधार है, जो सामाजिक अंतःक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। इस स्व के विकास के संबंध में मीड का मानना है कि इसकी उत्पत्ति और विकास सामाजिक अनुभवों और क्रिया की प्रक्रिया से होता है। बच्चों, जन्म के समय बालक एक जैविकीय प्राणी मात्र होता है, जिसमें बौद्धिक क्षमता का अभाव होता है। उसकी क्रियाएं उस समय आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होती है। धीरे धीरे वह समाज के संपर्क में आता है और संपर्क के कारण उसमें यह समझ आ जाती है कि उसे लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए अथवा लोग उससे कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। इस स्थिति में भाषा आवश्यक होती है। भाषा की सहायता से ही बालक दूसरों की भूमिका को अपनाता है। उदाहरण के लिए, बच्चा खेल में दूसरों की भूमिका को अपनाता है, स्वयं माता या पिता बनकर गुड्डे गुड़िया को प्यार करता है, उसको दूध पिलाने, नहलाने आदि का कार्य करता है। माता पिता उसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार वह गुड्डे गुड़ियों के साथ करता है। दूसरों की भूमिका का निर्वाह बालक अपने द्वारा करता है, क्योंकि बालक का स्व दूसरे लोगों के व्यवहार से प्रभावित होता है। इसे मीड ने सामान्यीकृत अन्य कहा है। इसको अंग्रेजी में जनरलाइज्ड अदर भी कहा जाता है। सामान्यीकृत अन्य का अर्थ किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में उस धारणा से है जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं। इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि दूसरे लोग उसके बारे में जो अपेक्षाएं रखते हैं और उसके बारे में जो निर्णय लेते हैं, उसका आभ्यंतरीकरण बालक कर लेता है और उसे ही सामान्यीकृत अन्य कहा जाता है। बच्चों, मीड ने आत्मचेतना के विकास को स्पष्ट करने के लिए दो शब्दों आई और मी अर्थात मैं और मुझे का महत्व स्पष्ट किया है। बच्चों, मैं से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से है और मुझे से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया से है, जिसे वह आभ्यंतरीकृत करता है। मैं और मुझे में अंतःक्रिया होने का परिणाम स्व का विकास है, जिससे व्यक्ति का समाजीकरण होता है। अर्थात समाजीकरण की प्रक्रिया में मैं और मुझे दो स्व मिले रहते हैं। एक स्व अर्थात मैं समाज के साथ सहयोग करता है और दूसरा स्व अर्थात मुझे, वह जिसके विषय में व्यक्ति जागरूक है। उदाहरण के लिए, कोई भी सामूहिक कार्य करते समय
व्यक्ति अन्य लोगों के विचारों को जान लेता है और उनके विचारों को जानकर या समझकर यह जान पाता है कि लोग उससे क्या अपेक्षाएं रखते हैं और उन अपेक्षाओं के अनुरूप ही व्यक्ति प्रतिक्रियाएं करता है और तभी वह समाजीकृत व्यक्ति बनता है। इसमें मैं और मुझे दोनों में स्व का सम्मिलित रूप है। इसके बाद दूसरा सिद्धांत है कूले का सिद्धांत। बच्चों, चार्ल्स कूले का समाजीकरण का सिद्धांत उनकी कृति ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में दिया गया है, जिसे आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत अथवा लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के नाम से जाना जाता है। कूले ने आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत को व्यक्ति और समाज के मध्य के संबंधों के आधार पर स्पष्ट किया है। बच्चों, कूले का यह कहना है कि व्यक्ति के स्व का विकास उसके समाज के संपर्क में आने पर ही होता है। समाज उसके लिए एक दर्पण का कार्य करता है। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में अपनी छवि निहार कर अपना मूल्यांकन कर लेता है कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं अथवा कैसे सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग किया है और वह कैसा प्रतीत हो रहा है, अर्थात सुंदर या असुंदर। बच्चों, ठीक उसी भांति एक बच्चा भी समाज रूपी दर्पण में स्वयं की छवि को देखता है और उसके आधार पर अपने बारे में यह धारणा बना लेता है कि वह कैसा है। इसके आधार पर ही उस बालक में श्रेष्ठता अथवा हीनता के विचार उदय होते हैं, अर्थात स्वयं के विषय में दूसरों की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में स्व का निर्माण होता है। बच्चों, फूले के मतानुसार आत्मदर्पण दर्शन में 3 स्थितियां आती है। प्रत्येक बच्चा यह सोचता है, पहला, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा, दूसरों की राय के आधार पर मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। और तीसरा है, अपने बारे में सोचकर मैं स्वयं को कैसा मानता हूँ। अर्थात प्रत्येक बच्चा इस समाज के विषय में यह जानना चाहता है कि अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरों की राय के आधार पर वह अपने बारे में क्या सोचता है और उसके आधार पर वह अपने आप को कैसा मानता है, श्रेष्ठ अथवा हीन। बच्चों, कूले के मत में स्व समाजीकरण का आधार है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे से पूर्णतया संबंधित है। व्यक्ति जब स्व के विकास में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेता है और वह अपना संबंध अन्यों से स्थापित करता है, तो उसे पता लगता है कि अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और उसे स्वयं की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। यह स्थिति ही उसके स्व की निर्धारक है। अर्थात कूले के मत में स्व एक प्रकार का दर्पण है जिसमें अन्य लोगों की धारणाएं स्पष्ट दिखाई देती है और उसके आधार पर व्यक्ति स्वयं के बारे में अनुमान लगा लेता है और समाज के साथ अपना अनुकूलन करने का प्रयास भी करता है। बच्चों, चौथा सिद्धांत है फ्रायड का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम लोग सिगमंड फ्रायड के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सिगमंड फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक थे। आपने समाजीकरण के सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पर स्पष्ट किया है और मानसिक क्रियाओं के आधार पर फ्रायड ने मस्तिष्क को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है। पहला है चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन
और तीसरा है अचेतन मन। नंबर 1, फ्राइड के अनुसार मन का वह भाग जो पूर्ण सचेत अवस्था में होता है चेतन मन कहलाता है। इस क्षेत्र में मानसिक क्रियाएं सर्वाधिक तीव्र होती है, अर्थात चेतनावस्था में भी बातें व्यक्ति को याद रहती है। दूसरा, अर्धचेतन अथवा अवचेतनावस्था मन की वह स्थिति है जिससे व्यक्ति तुरंत परिचित नहीं होता, किंतु वह विचार जो अर्धचेतन मन में है कुछ क्षणों में ही चेतन मन में आ जाता है। स्मरण शक्ति, विचार एवं तर्क शक्ति की सहायता से यह चेतन स्तर में आ जाता है। तीसरा, अचेतन मन के विषय में फ्राइड का कहना है कि हमारे व्यक्तित्व का एक बड़ा भाग अचेतन में दबा रहता है। फ्राइड ने इसकी तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की है, जिसका एक बड़ा भाग पानी के अंदर रहता है तथा कुछ भाग पानी के ऊपर दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि मानव व्यवहार का अध्ययन बाह्य व्यवहार के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानव व्यवहार का अधिकांश भाग अचेतन शक्तियों द्वारा संचालित होता है। अनेक दमित इच्छाओं तथा भावनाओं का दबाव मनुष्य के उस व्यवहार पर पड़ता है जिसे हम देखते हैं। अनायास मुख से असंगत बात निकल जाना, स्वप्न में किसी समस्या का समाधान कर लेना आदि व्यवहार अचेतन मन की सत्ता के कारण होते हैं। बच्चों, फ्राइड के अनुसार समस्त मानसिक और शारीरिक व्यवहार के पीछे काम प्रवृत्ति सेक्स इंस्टिंक्ट काम करती है, जिसको उन्होंने लिबिडो नाम दिया। यह काम प्रवृत्ति उन समस्त प्रवृत्तियों को शक्ति प्रदान करती है जो प्रेम एवं आत्मानुभूति से संबंधित है। मित्रता, स्नेह, सहानुभूति, वात्सल्य व कामुकता आदि सभी प्रेम से संबंधित व्यापारों की उत्पत्ति लिबिडो से होती है। लिबिडो के आधार पर फ्राइड ने 2 प्रकार की ग्रंथियां बताई है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स, जिसके कारण माता अपने बेटे से प्यार करती है। दूसरी ग्रंथि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जिसके कारण पिता पुत्री के मध्य यौनाकर्षण होता है। इन दोनों ग्रंथियों का आधार काम प्रवृत्ति है, ऐसा फ्राइड का मानना है। बच्चों, फ्राइड ने अन्य समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई अवधारणा सामाजिक अर्थ स्व को नकारा है और माना कि समाज और स्व में कोई तालमेल नहीं होता। आपने समाजीकरण का सिद्धांत निम्न 3 अवस्थाओं पर आधारित माना है। नंबर 1, ईड। इसका कार्य क्षेत्र अचेतन मन है। यह व्यक्ति की समस्त मानसिक क्रियाओं का आधार है और इसका संबंध मूल प्रवृत्तियों और जन्मजात प्रवृत्तियों से है। ईड को काम प्रवृत्ति का भंडार कहा जाता है। इसमें समस्त दमित इच्छाएं, विचार और अनुभूतियां आदि रहते हैं। इसका सामाजिक और नैतिक मूल्य नहीं होता है। यह तर्कहीन होता है और यथार्थ से इसका कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात यह सुखवादी सिद्धांत द्वारा शासित होता है। दूसरा है अहम। इसको अंग्रेजी में ईगो कहा जाता है। यह सामान्य विवेक है। इसका बहुत बड़ा भाग चेतन और तार्किक प्रवृत्ति का है। इसका संबंध वातावरण जन्य वास्तविकता से होता है। इसमें आत्मनिष्ठा होती है। तर्क वितर्क से इसका संबंध होता है और यह बाह्य यथार्थ और मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का नियंत्रण करता है। इस प्रकार अहम मन का शासक है। यह व्यक्ति को सामाजिक परिस्थिति के अनुसार
व्यवहार करने का संदेश देता है। तीसरा बिंदु है पराअहम। इसको अंग्रेजी में सुपर ईगो कहा जाता है। फ्राइड के अनुसार पराअहम का संबंध नैतिक आदर्शों और मान्यताओं से होता है। यह बाह्य वातावरण, व्यक्ति, समाज, परिवार आदि के भाव इसके द्वारा प्रकट होते हैं। पराअहम का कार्य अहम पर नियंत्रण रखना है। समाज विरोधी कार्यों पर नैतिक बंधन लगाना और नैतिक मन और धारणा का विकास करना इसी का कार्य है। व्यक्ति की समाजीकरण की प्रक्रिया में पराअहम विशेष रूप से सहायक होता है। इस प्रकार बच्चों, फ्राइड कहता है ईड और अहम के संबंध की तुलना घोड़े और सवार से की जा सकती है। ईड एक प्रकार से घोड़ा है जिस पर अहम सवार है। यह अहम रूपी सवार ईड रूपी घोड़े को मंजिल तक ले जाता है। पराअहम सड़क पर स्थित ट्रैफिक इंस्पेक्टर के समान है जो त्रुटि करने पर सही दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार ईड और अहम दोनों पराअहम के नियंत्रण में रहते हैं। पराअहम समाज के मूल्य, रीति रिवाज और नैतिक आदर्श हैं जिनका विकास प्रारंभ से ही माता पिता द्वारा किया जाता है और समाज के व्यवहार और मानदंड निश्चित किए जाते हैं। इस प्रकार यह फ्राइड का सिद्धांत कहलाता है। इसके पश्चात बच्चों, हम समाजीकरण की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता है आजीवन प्रक्रिया। बच्चों, समाजीकरण की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। शिशु जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक परिस्थितियां धारण करता है और उनके अनुरूप अपनी भूमिकाएं भी निभाता है। उदाहरण के लिए, बचपन में वह पुत्र पुत्री के रूप में माता भाई, माता पिता आदि के साथ व्यवहार करना सीखता है। बड़े होकर अनेक नए पदों के अनुरूप भूमिका का निर्वाह करना सीखता है। समाज में व्यक्ति को अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे अध्यापक के रूप में, पदाधिकारी के रूप में, यात्रा करते समय, सामान खरीदते एवं बेचते समय उसकी अलग अलग भूमिकाएं होती है जिनके अनुसार उसे व्यवहार करना होता है। दूसरी विशेषता है सीखने की प्रक्रिया। बच्चों, समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। इस सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्यों, मानदंडों, प्रतिमानों एवं समाज स्वीकृत व्यवहारों को लिया जा सकता है जो वास्तव में व्यक्ति का समाजीकरण करते हैं, क्योंकि ये क्रियाएं समायोजित और समाज सम्मत है, जिन्हें सीखकर व्यक्ति समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बन जाता है। उदाहरण के लिए, बड़ों का आदर करना, छोटों को स्नेह देना आदि समायोजित क्रियाएं हैं जो व्यक्ति को समाज का क्रियाशील सदस्य बनाती है, जबकि गाली देना, झगड़ा करना, चोरी करना और खून करना आदि क्रियाएं समाज सम्मत न होने से समाजीकरण की प्रक्रिया में नहीं आती है। अतः समाजीकरण में वही सीखना आता है जो समाज द्वारा स्वीकृत है। तीसरी विशेषता है समय व स्थान सापेक्ष। बच्चों, समाजीकरण का अर्थ व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया से लिया जाता है। चूंकि समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, अतः उसके अनुरूप समाजीकरण की प्रक्रिया बदलती रहती है, जो कि समय व स्थान सापेक्ष है। समय सापेक्ष का अर्थ है दो भिन्न भिन्न समयों में समाजों में भिन्न भिन्न विषय वस्तु हो सकती है। उदाहरण के रूप में प्राचीन काल के भारत के मूल्य, मान्यताएं आधुनिक समय में पूर्णतया बदल चुके हैं। प्राचीन समय में रसोई में जूते चप्पल ले जाना वर्जित था। कच्चा भोजन भी
रसोई के बाहर नहीं जा सकता था, वहीं जमीन पर बैठकर खाया जाता था। किंतु आज के समय में इन भोजन संबंधी नियमों का न तो स्वीकारा जाता है और न ही आधुनिक पीढ़ी से इसकी अपेक्षा रखी जा सकती है। इसी तरह से अभिवादन के तरीके, वस्त्र, आभूषण आदि के विचारों में भी पर्याप्त परिवर्तन आ चुका है। समाजीकरण स्थान सापेक्ष भी है। बच्चों, एक स्थान पर जिन व्यवहारों को मान्यता प्रदान की जाती है, किसी अन्य स्थान पर वही व्यवहार अमान्य ठहराए जाते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर भारत में विवाह के अवसर पर वधू सिर पर पल्ला लेती है, जबकि दक्षिण भारत में एवं ईसाई समाज में खुले सिर से विवाह संस्कार का रिवाज है। बल्कि यह कहा जा सकता है कि उनमें सिर ढकने को अशुभ माना जाता है, जबकि उत्तर भारत में सिर न ढकना शुभ नहीं माना जाता। इससे यह अर्थ निकलता है कि जो व्यवहार एक स्थान विशेष पर उचित एवं मान्य हो सकता है, वही दूसरे स्थान पर अनुचित एवं अमान्य हो सकता है। समाजीकरण की चौथी विशेषता है संस्कृति के आत्मसात की प्रक्रिया। बच्चों, समाजीकरण संस्कृति को स्वांगीकरण अथवा आत्मसातकरण करने की प्रक्रिया है। संस्कृति के दो रूप हैं, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित मूर्त वस्तुएं आती है, जैसे मकान, फर्नीचर, रेडियो, टेलीविजन व कपड़े आदि। संस्कृति के अभौतिक रूप के अंतर्गत अमूर्त वस्तुओं को लिया जाता है, जैसे सामाजिक रीति रिवाज, मूल्य, मानदंड, लोकाचार व प्रथाएं आदि। बच्चों, सामाजिकरण संस्कृति के दोनों रूपों, भौतिक और अभौतिक के आत्मसातकरण का नाम है। अर्थात व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सांस्कृतिक मूल्यों, मान्यताओं, मानदंडों, समाज स्वीकृत व्यवहारों एवं मूर्त रूपों को सीखता है और धीरे धीरे वह संस्कृति उसके व्यक्तित्व का ही अंग बन जाती है। इसलिए कहा जाता है कि संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया भी कहा जाता है। इस प्रकार बच्चों, आज हमने समाजीकरण की विशेषताएं और सिद्धांत, इनके बारे में विस्तार से जाना और आपको समझाया। धन्यवाद।